हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक ऑन माय चैनल। मैं अनिल साहू। आज मैं आप सबके लिए बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स एंड प्रोग्राम के स्टूडेंट के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, आज का हमारा सब्जेक्ट है अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण की समझ। दोस्तों, इसमें हम अपना पहला यूनिट कवर करेंगे। जो हमारा पहला यूनिट है वो है वैश्वीकरण। आज हम वैश्वीकरण के अर्थ, वाद विवाद, उनके आयामों के ऊपर चर्चा करेंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरे वीडियो को लाइक करना, ताकि मेरे सभी वीडियो आप लोग तक सीधी पहुँचे। चलो दोस्तों, हम बात करते हैं अपने वीडियो के ऊपर। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वैश्वीकरण, इसमें हम उसके अर्थ और उसके आयामों के बारे में बात भी करेंगे। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। वैश्वीकरण का अर्थ और वाद विवाद। वैश्वीकरण शब्द का प्रयोग पिछले करीब 25 वर्षों से होने लगा है। वैश्वीकरण से अभिप्राय वस्तु, सेवाओं, पूंजी और विचारों का स्वतंत्र प्रवाह, अर्थात बिना रोक टोक एक देश से दूसरे देश में पहुंचना। लेखकों ने इसे राज्यों के बीच आपसी जुड़ाव अथवा एक दूसरे पर निर्भरता का नाम दिया है। प्रवाह चार तरह के होते हैं। विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं का स्वतंत्र प्रवाह। दूसरा है राष्ट्रों के बीच सेवाओं अथवा व्यक्तियों का स्वतंत्र आगमन। तीसरा है राष्ट्रों और राज्यों के बीच पूंजी का प्रवाह, अर्थात एक देश के पूंजीपति दूसरे देश में पूंजी निवेश कर सकते हैं। चौथा है विचारों एवं संस्कृति का प्रवाह। वर्तमान युग में वैश्वीकरण केवल आर्थिक गतिविधियों के माध्यम से ही संपादित नहीं हो रहा, बल्कि यह संस्कृति एवं राजनीतिक परिदृश्य से भी बढ़ रहा है। वैश्वीकरण के कारण ही राष्ट्र के मध्यम दूरियां सिमटती जा रही है और विश्व बाजार की परिकल्पना मूर्त रूप से ग्रहण कर रही है। इसे संपूर्ण राष्ट्रों को एक करके वैश्विक ग्राम की संकल्पना प्रस्तुत की है। वैश्वीकरण की इस व्यवस्था में एक आदर्श पूंजीवाद की नव उदारवादी व्यवस्था को प्रोत्साहन एवं संरक्षण प्राप्त होता है। देखते हैं दोस्तों, वैश्वीकरण की जो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है वो किस तरह, वैश्वीकरण कहाँ से शुरू हुआ, कैसा रहा, तो इसके ऊपर बात करते हैं। वैश्वीकरण की उत्पत्ति को लेकर विद्वानों के मध्य काफ़ी मतभेद है। अधिकांश विद्वानों का मत है कि वैश्वीकरण 20वीं शताब्दी की देन है। वहीं दूसरी ओर कुछ विद्वानों का मानना है कि वैश्वीकरण का स्वरूप प्राचीन काल से ही विकसित होता चला आ रहा है। इतिहासकार साधु व महात्मा तथा राजा तब धन, शक्ति एवं ज्ञान की खोज में नए नए मार्गों की तलाश करते हुए एक दूसरे राज्य की यात्रा करते थे। उदाहरण स्वरूप रेशम मार्ग, जो चीन से लेकर यूरोप तक फैला हुआ है, जो विश्व के एक बड़े भूभाग को आपस में जोड़ता था तथा आर्थिक रूप से लोगों के जीवन को प्रभावित कर रहा था। वैश्वीकरण का प्रारंभिक चरण इन्हीं को माना जाता है। जो वैश्वीकरण का जो प्रारंभिक चरण है दोस्तों, ये चीन का जो एक मार्ग था जो यूरोप तक फैला हुआ था, इसी के द्वारा जो लोग आने जाने का, जो अपना एक दूसरे देश से यहाँ से आते जाते थे लोग काम के खोज में, या यहाँ से कोई वस्तु जाता था वहाँ पे बिकने के लिए, तो यहीं से वैश्वीकरण का आरंभ माना जाता है। मध्यकाल में भी चंगेज खान और तैमूर लंग के साम्राज्य ने विश्व को एक बड़े भूभाग को जोड़ा, जिसे आधुनिक वैश्वीकरण का अल्प विकसित स्वरूप माना जा सकता है। परंतु वास्तविक वैश्वीकरण की शुरुआत आधुनिक काल में विशेषकर औद्योगिक क्रांति के पश्चात यूरोप और अफ्रीका देशों के मध्य व्यापारिक संपर्कों के विस्तार में देखी जा सकती है। सन 1492 में कोलंबस द्वारा की गई अमेरिका की खोज ने संपूर्ण घटनाक्रम को ही बदल दिया। आगे चलकर 18वीं शताब्दी में पुर्तगाल के व्यापारियों ने अफ्रीका महाद्वीप में अपने व्यापार का प्रसार करते हुए फैक्ट्रियों की स्थापना की। एशिया, अफ्रीका व लैटिन अमेरिका के औपनिवेशिक
औपनिवेशिक शासन व्यवस्था की स्थापना इस प्रक्रिया का ही परिणाम था। 19वीं सदी में वैश्वीकरण मुख्यतः औद्योगिकीकरण के प्रकृति से संबंधित था। कुछ विद्वानों का मत है कि प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व वैश्वीकरण का नेतृत्व ब्रिटेन ने किया था। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात इसका नेतृत्व अमेरिका ने किया। 20वीं शताब्दी के मध्य में जिस वैश्वीकरण के युग की बात की जाती है वो बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विस्तार है, जो यूरोप एवं अमेरिका में स्थापित थी तथा वैश्विक स्तर पर विज्ञान के क्षेत्र में हुए तकनीकी विकास और नवीन ज्ञान व उत्पादनों में विकास से संबंधित था। इस समय हुए अधिकांश वैज्ञानिक खोज का संबंध पश्चिमी राष्ट्रों से था। पश्चिमी संस्कृति के प्रसार का कार्य व्यापक जनसंचार, फिल्म, रेडियो व टेलीविज़न से संभव हुआ। अंतर्राष्ट्रीय यातायात और संचार के माध्यमों की भूमिका वैश्वीकरण के प्रसार में निर्णायक सिद्ध हुआ। संक्षेप में कहा जा सकता है कि वैश्वीकरण का वर्तमान स्वरूप एक लंबे घटनाक्रम का परिणाम है। ये जितने भी घटनाक्रम हुआ है, जैसे वैश्वीकरण का आगमन जो होने का कारण था, एक जगह से दूसरी जगह जाना, लोगों संपत्ति लेकर के जाना, अपने सामानों को बेचने के लिए जाना। उसके बाद जो औद्योगिक क्रांति आया, औद्योगिक क्रांति में जो यूरोप के और अमेरिका में जो यूरोपीय कंट्री में जो औद्योगिक क्रांति आया, उससे वैश्वीकरण को विस्तार में बहुत मदद किया। और संक्षेप में कहा जा सकता है दोस्तों कि वैश्वीकरण का जो वर्तमान स्वरूप है, अभी जो हम वैश्वीकरण का स्वरूप देखते हैं कि वैश्वीकरण कैसा है, जैसे मान लेते हैं दोस्तों, सैन्य तरीके से भी वैश्वीकरण का ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, आर्थिक भी हो रहा है, सांस्कृतिक भी है, राजनीतिक तौर पे तो बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये सभी जो वैश्वीकरण के जो अभी वर्तमान स्वरूप को हम देखते हैं, ये एक लंबे घटनाक्रम को दर्शाता है। ये बहुत ही लंबा घटनाक्रम है जो प्राचीन काल से वर्तमान तक चला आ रहा है। वैश्वीकरण की असहमति और विरोध यानी वाद और विवाद को देखते हैं दोस्तों हम इसमें। सन 1990 के दशक से लेकर वर्तमान समय तक वैश्वीकरण सबसे ज़्यादा संदेशपद और विवादास्पद परिघटना रही है। इस विवाद ने विचार, राजनीति व अर्थव्यवस्था के दायरे को वैश्वीकरण के समर्थकों और आलोचकों में विभाजित कर दिया है। वैश्वीकरण के विरोधी सभी आलोचक का मत है कि 20वीं सदी के अंतिम वर्ष में विश्व के बड़े शासक अभिजनों ने अपने निजी स्वार्थ हेतु विश्व बाजार का प्रसार करने के लिए पूंजीवादी वैश्वीकरण के नेटवर्क का निर्माण किया। वैश्वीकरण का जो आलोचक है दोस्तों, उसका मानना ये है कि जो 20वीं सदी में जो अंतिम वर्ष है, जैसे कि हम 20वीं सदी में अंतिम वर्ष देखते, कैसे देखते दोस्तों कि अमेरिका है, रशिया है, यूरोप है, यूरोपीय कंट्री हो गया, ये सब क्या है दोस्तों, ये पूंजीपति कंपनी है, पूंजीपति देश है, यहाँ पे पूंजी बहुत है और ये लोग अपने पूंजियों को एक निवेश के तौर पे दूसरे देशों पे कर्ज के तौर पे देने के लिए एक वैश्विक बाजार का निर्माण किया है, वैश्विक नेटवर्क का निर्माण किया है। इसमें ब्रिटेन वुड्स संस्था, पश्चिम व पूर्व के विकसित पूंजीवादी देश तथा बहुराष्ट्रीय निगम के त्रिकोण संगम ने मिलकर वैश्विक संरचनाएं खड़ी की है। जैसे कि दोस्तों मैंने पहले बताया है, ब्रिटेन वुड्स जो है, इसमें दोस्तों करीब कम से कम 30 देश शामिल था। जैसे अभी एक तो ब्रिटेन हो गया, डेनमार्क हो गया, उसके बाद अमेरिका, फिर कुछ विकसित देश और थे वो थे इसमें शामिल। उसके बाद कुछ पश्चिमी पूर्वीय देश में मान लो दोस्तों कि ये यूरोपीय कंट्री हो गया, उसके बाद रशिया हो गया, चाइना हो गया, तो ये सब मिलके एक वैश्विक संरचनाएं बनाया है या खड़ी की है, जिनकी रणनीति के अंतर्गत एक अनिच्छुक विश्व पर ऊपर से वैश्वीकरण थोपा जा रहा है। ये इन विचारकों का मत था। वैश्वीकरण के आलोचक बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों की अनियंत्रित सत्ता, व्यापार समझौते तथा कमजोर नियंत्रण वाले वित्तीय बाजार के माध्यम से उस सत्ता के क्रियान्वयन का विरोध करते हैं। इन आलोचकों का आरोप है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए श्रम सुरक्षा की स्थितियां वो मानकों, श्रमिकों का काम पर लगने व मुआवजा देने के मानकों, पर्यावरण संरक्षण के मानकों और
राष्ट्रीय विधि प्राधिकार स्वतंत्रता व संप्रभुता की शर्तों का उल्लंघन करते हैं। पूंजीपति वैश्वीकरण के विरुद्ध संपूर्ण विश्व में 2 स्तर पर संघर्ष चलाया जा रहा है। एक तो जमीनी स्तर पर और दूसरा वैश्विक स्तर पर प्रत्यक्ष कार्रवाई और नागरिक अवज्ञा के विकेंद्रित जन समूह चलाई गई है। कुछ प्रमुख जमीनी स्तर पर संगठन इस प्रकार है। भारत में नर्मदा बचाओ आंदोलन जो चला था दोस्तों, ये भी एक वैश्वीकरण का जो हिस्सा था। यहाँ पे बहुत बड़ा एक डैम बनाया जा रहा था जिसके ऊपर नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू हुआ था, क्योंकि वो डैम जो अगर टूटता तो वहाँ के बहुत से लोगों का नुकसान होता, जो बांध वहाँ पर बन रहा था। तो इसीलिए वहाँ के लोगों ने नर्मदा बचाओ आंदोलन चालू किया और ये पूरे विश्व में, पूरे देश में फैल गया। दूसरा आंदोलन है दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में भूमिहीन जन आंदोलन। जो वहाँ पे जो ये आंदोलन चला था, वो जो भूमिहीन लोग थे उनको भूमि जिसके पास, किसी के पास बहुत था और किसी के पास कुछ भी नहीं था, तो उसके लिए आंदोलन चलाया गया था। वैश्विक सतह पर पीपुल ग्लोबल एक्शन नेटवर्क, और ये तो दोस्तों ज़मीनी स्तर पे था। अब वैश्विक स्तर पे देखते हैं। वैश्विक स्तर पर पीपुल ग्लोबल एक्शन और विश्व सामाजिक मंच के द्वारा वैश्वीकरण के विरुद्ध सक्रिय विभिन्न शक्तियों का व्यापक विरोध प्रदर्शन तथा एकजुटता प्रदर्शित करने वाले जन समारोह में उतर जाता है। वैश्वीकरण विरोधी आंदोलन एक बड़ा माध्यम वैश्वीकरण विरोधी आंदोलन का एक बड़ा माध्यम इंटरनेट और न्यू मीडिया भी है। जो हम देखते हैं दोस्तों, अभी कोई सा भी आंदोलन हो, चाहे कहीं पे भी आंदोलन हो, वो वैश्वीकरण का रूप ले लेता है, वैश्विक आंदोलन का रूप ले लेते हैं। हाल ही में हम किसान आंदोलन देखते हैं दोस्तों। किसान आंदोलन जो हुआ था हमारे भारत में, ये एक वैश्विक रूप ले लिया था। इसमें कनाडा, अमेरिका, अफ़गानिस्तान, हर जगह के लोग इसमें शामिल हो गए थे, जो सिख समुदाय के जो लोग थे इसमें ज़्यादातर। और इसमें जो दोस्तों माना जाता है कि कई जो हमारे जो एजेंसियाँ है उनका मानना था कि इनका जो आंदोलन का जो फंड चल रहा है, ये कहीं ना कहीं जो अलगाववादी जो फंड आता है उससे चल रहा था। इसमें काफ़ी मात्रा में हमारे पंजाब के किसान भाई थे। तो कोई से भी आंदोलन दोस्तों वर्तमान में जो ये वैश्वीकरण का जो आया है दौर, जिसमें टेक्नोलॉजी और इतने बढ़ गया है, जो थोड़ा सा भी बात कुछ होता है, अभी हम मान लो कि अभी बात मैं यहाँ कर रहा हूँ और आप लोग के पास ये वीडियो बना करके पहुँचा रहा हूँ, तो ये भी दोस्तों एक टेक्नोलॉजी है और ये भी एक वैश्वीकरण का हिस्सा है। चलो दोस्तों हम देखते हैं वैश्वीकरण का विकल्प दृष्टिकोण क्या हो सकता है। वैश्वीकरण का वैकल्पिक दृष्टिकोण। वैकल्पिक वैश्वीकरण के समर्थक विभिन्न प्रकार के आर्थिक संगठनों की वकालत करते हैं, जिसमें सार्वजनिक या श्रमिकों का प्रत्यक्ष स्वामित्व द्वारा उत्पादन के साधनों का प्रशासन व संसाधनों के वितरण में एवं सभी व्यक्तियों का संसाधनों का समान पहुँच के साथ समाज का निर्माण हो। इसके अनुसार विकसित तथा विकासशील दोनों ही प्रकार के अर्थव्यवस्थाओं का प्रमुख उद्देश्य एक सतत न्यायोचित लोकतांत्रिक विधि वो स्वयं सक्षम विधि वो वास्तविक मुक्त समाज का निर्माण है, जो स्थानीय तथा क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में स्वयं सक्षम हो और अपने पर्यावरण वो एक दूसरे के साथ सौहार्दपूर्ण, यानी सौहार्दपूर्ण का मतलब है दोस्तों एक अच्छा संबंध को कायम रख सके। इनके अनुसार वैश्वीकरण के कुछ वैकल्पिक विकल्प इस प्रकार हो सकता है। स्थानीय अर्थव्यवस्था, पूंजी और निवेश, अनुमान व्यवस्था पर नियंत्रण, सीमित बाजार पहुंच और बहुराष्ट्रीय संधियाँ। इसको दोस्तों मैंने आगे डिस्क्राइब किया है, वो दिखा देता हूँ मैं आपको। स्थानीय अर्थव्यवस्था और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य है अपने क्षेत्रीय संसाधनों से प्राथमिक उत्पादन विनिमय वस्तुओं एवं सेवाओं का अधिक से अधिक उत्पादन करना होना चाहिए, जिसका उत्पादन वे स्वयं नहीं कर सके वे पड़ोसी अर्थव्यवस्था से हासिल करना चाहिए। ये स्थानीय अर्थव्यवस्था का काम है और उद्देश्य। पूंजी और निवेश। स्थानीय और क्षेत्रीय स्तरों पर पूंजी की पहुंच औद्योगिक तथा समुदाय के सामाजिक व पर्यावरण की स्थिति को बेहतर करने तथा इसे रोजगार के अवसर में वृद्धि लाने वाले निवेश के रूप में होना चाहिए। वैकल्पिक धारा के समर्थक के अनुसार यह मुक्त बाजार द्वारा
पर्याप्त नहीं है, क्योंकि यह व्यापक स्तर पर तथा अधिक दूरी के संस्थागत तथा पूंजी प्रवाह को प्रोत्साहित करता है। अनुमान व्यवस्था पर नियंत्रण। वैकल्पिक धारा के समर्थक के अनुसार निवेश केंद्रित होना चाहिए, न कि अनुमान पर आधारित जुआ हो। सीमांतों पर वित्तीय व्यापार को हतोत्साहित करना चाहिए एवं उसे सख्ती से विनियमित करना चाहिए। आशाओं व शर्तों पर आशाओं और शर्तों पर आधारित व्यवस्था को ऋण उपलब्ध नहीं कराया जाना चाहिए। करों का, यानी जो दोस्तों हम टैक्स देते हैं, करों का उपयोग अल्पकालिक वायदा कारोबार विशेषतः मुद्रा के वायदा कारोबार में हतोत्साहित करने के लिए होना चाहिए। सीमित बाजार पहुंच। क्षेत्रीय व राष्ट्रीय स्तर पर किसी कंपनी विशेष की बाजार में भागीदारी की सीमा निर्धारित होना चाहिए। ऐसे बाजार में जहां एक कंपनी विशेष का प्रभुत्व है, वहां नए उद्योग को अनुदान, ब्याज व सब्सिडी के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जिससे उत्पादन सुधार, संसाधनों का सुव्यवस्थित इस्तेमाल तथा चयन के प्रावधान को प्रोत्साहित मिलेगा। बहुराष्ट्रीय संधियाँ। वैकल्पिक वैश्वीकरण के अनुसार यह दृष्टिकोण सतत एवं न्यायोचित विकास के लिए बाधक है, जो वर्तमान व प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं जैसे विश्व व्यापार संगठन और निवेश हेतु प्रस्तावित बहुपक्षीय संधियों के रूप में सामने आया है। निष्कर्ष देखते हैं दोस्तों। निष्कर्ष आप लोग देख लेना, इसे पढ़ लेना, और जो आप बना भी सकते हैं खुद अपने अकॉर्डिंग से निष्कर्ष, तो वो यहाँ पे आप बना सकते हैं। दोस्तों मैंने ये कुछ क्वेश्चन डाले हैं यहाँ पे, जो है वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, इसके असहमति और विरोध पर चर्चा कीजिए। पहला क्वेश्चन ऐसा हो सकता है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है वैश्वीकरण के ऐतिहासिक विकास और वैकल्पिक दृष्टिकोण की व्याख्या कीजिए। और तीसरा दोस्तों क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, वैश्वीकरण का क्या अर्थ है और इसके प्रमुख कारण की व्याख्या कीजिए। तो दोस्तों वैश्वीकरण का जो अर्थ है, वैश्वीकरण का जो अर्थ जो मैं पहले ही बता दिया है, और वैश्वीकरण का जो कारण है दोस्तों, वो कारण मैंने यहाँ पे लिख दिया है। टेक्नोलॉजी और संचार क्षेत्र में आई क्रांति वैश्वीकरण का सबसे महत्वपूर्ण कारक में से एक है। दूसरा कारक है इसका आर्थिक उदारीकरण और निजीकरण की नीति। अभी हम वर्तमान में देख रहे थे, हमारे अर्थव्यवस्था में भी 1991 में संशोधन करके जो मिश्र अर्थव्यवस्था अपनाए थे, उसके साथ ही उदारीकरण की अर्थव्यवस्था को भी अपनाया गया है, जिससे वैश्विक अपने सामान को हम बाहर भेजते। अभी पहले इंडिया आयात करता था दूसरे देशों से सामान, लेकिन अब हम खुद निर्यात करते हैं। तो ये उदारीकरण और निजीकरण की जो नीति है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण कारक है। तीसरा है राज्य और लोगों का आपसी जुड़ाव। दोस्तों हम देखते हैं कि राज्य और लोगों का आपसी जुड़ाव कैसे हो जाते हैं, जैसे कि श्रीलंका को ले लेते हैं और इंडिया को। ये हमारे प्राचीन काल से ही जुड़ाव है, जो हम रामायण से देखते आ रहे हैं कि कैसे यहाँ से पहले सीता जी को ले गया था, उसके बाद जो हनुमान जी के बाद फिर पुल बनाया गया, फिर वहाँ पे हमारे राम भगवान की जो सेना थे वो गए। तो ये आपसी जुड़ाव के कारण भी वैश्वीकरण का महत्वपूर्ण कारक है। दोस्तों अब हम वैश्वीकरण के आयामों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। वैश्वीकरण के 4 आयाम हैं: आर्थिक, राजनीतिक, तकनीकी और सांस्कृतिक आयाम। पहले हम आर्थिक आयाम की बात करेंगे। वैश्वीकरण के आर्थिक आयाम दूसरों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण और दूरगामी है। आर्थिक वैश्वीकरण के वर्तमान दौर में सबसे महत्वपूर्ण आयाम है राष्ट्रीय आर्थिक अवरोधों को दूर करना, व्यापारिक, वित्तीय एवं उत्पादन संबंधों गतिविधियों का अंतर्राष्ट्रीय प्रसार तथा पारदर्शी निगमों एवं अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं की बढ़ती शक्ति। इसका मुख्य कारण है विश्व में उदारीकरण और निजीकरण का नीति को अपनाना,
जिस कारण विश्व में वस्तु और सेवाओं और पूंजी का स्वतंत्र प्रवाह संभव हुआ, जिसका प्रभाव इन क्षेत्रों में देखने को मिलता है। निर्यात में वृद्धि हुई, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि हुई, विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि होना, ये इस रूप में देख सकते हैं। इसको हम कैसे देखते हैं दोस्तों, ये जब भारत पे लागू होता है तो हम इस रूप में देख सकते हैं। हमारे देश पहले हम आयात करते थे, लेकिन वैश्वीकरण के आने के हम निर्यात भी कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि हुई है हमारे मोदी सरकार के टाइम में, जो कितना भी निवेश हमारे इंडिया में आ रहा है। उसके बाद दोस्तों विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि, हमारे जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसमें बहुत वृद्धि हुई है वर्तमान में। राजनीतिक आयाम देखते हैं दोस्तों। राजनीतिक वैश्वीकरण विश्व सरकार का एक संगठन है। राजनीतिक वैश्वीकरण विश्व सरकार का एक संगठन है जो राष्ट्रों के बीच संबंधों का नियमन करती है तथा सामाजिक और आर्थिक वैश्विक उत्पादन होने वाले अधिकारों की गारंटी देता है। वैश्वीकरण का राजनीतिक आयाम इस प्रकार है: राज्य का कल्याणकारी होना, वैश्वीकरण का राज्यों की प्रभुसत्ता पर प्रभाव, तकनीकी विकास की वजह से राज्यों की क्षमता में बढ़ोतरी, लोकतंत्र, मानवाधिकार, सुशासन आदि का सकारात्मक प्रभाव और महिलाओं की राजनीति में भागीदारी। तकनीकी आयाम देखते दोस्तों। तकनीकी आयाम वैश्वीकरण के महत्वपूर्ण आयामों में से एक रही है। प्रौद्योगिक संसाधनों के प्रवाह की प्रकृति, व्यापार, लेन देन और लोगों की आवाजाही और जानकारी साझा और प्राप्त करने के तरीकों में भारी बदलाव लाने के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार रही है। हम कैसे देखते हैं दोस्तों, तो जो टेक्नोलॉजी आया है वर्तमान में और अभी जो चल रहा है टेक्नोलॉजी, ये कैसे हम बैठे रहते हैं यहाँ, लेकिन बात कर लेते हैं अमेरिका में बैठे लोगों को। अमेरिका में बैठे लोग जो है उससे बात कर लेते हैं और अपने घर बैठे देश दुनिया के हर खबर, हर चीज़ की जानकारी रख सकती है। सीमाओं को पार प्रौद्योगिकी का प्रसार तकनीकी वैश्वीकरण की विशेषता है। प्रौद्योगिकी न केवल समाज के आर्थिक पहलुओं को प्रभावित किया है, बल्कि सामाजिक संस्थानों, जीवन के तरीकों और लोगों के बीच दृष्टिकोण को भी प्रभावित किया। इसका मुख्य उदाहरण है सभी क्षेत्रों में ऑनलाइन का उपयोग, ये सबसे मुख्य उदाहरण है। संस्कृति आयाम देखते हैं दोस्तों। संस्कृति आयाम वैश्वीकरण के सांस्कृतिक आयामों को दुनिया में एक दूसरे पर विधि संस्कृति प्रवाहों के विस्तार, आवाजाही और गहनता के रूप में वर्णित किया जाता है। वैश्वीकरण की सांस्कृतिक आयाम में विचारों, मूल्य, साझा संस्कृति और यहाँ तक कि संस्कृतियों के साझा उपयोग, प्रतिरूप का आदान प्रदान शामिल है। संस्कृति पर वैश्वीकरण के कई निहित तथ्यों को नए युग में उपनिवेशवाद के एक पहलू के रूप में देखा जाता है। नए युग का उपनिवेशवाद, जिसमें विकसित और पश्चिमी राष्ट्र न केवल बाजार के माध्यम से बल्कि संस्कृति के माध्यम से भी विकासशील देशों और उत्तर औपनिवेशिक राज्य पर प्रभाव बनाए रखने में सक्षम है। संस्कृति के माध्यम से विचारों और सूचनाओं के प्रवाह को बढ़ावा देने में मीडिया और सोशल नेटवर्क समूह की उपस्थिति एक महत्वपूर्ण कारक है। आर्थिक कारणों के अलावा विभिन्न स्थानों से राजनीतिक स्थिरता और अनुकूल वातावरण वाले स्थानों पर लोगों की आवाजाही संस्कृति विचार के मिश्रण में योगदान देने वाला दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारक है। पहला कारक क्या है दोस्तों? सोशल मीडिया। हम देखते हैं कि फॉरेन कल्चर कैसा है, वेस्टर्न कल्चर कैसा है और इंडियन कल्चर कैसा है। ज़्यादातर लोग जो अभी है वो फॉरेन कल्चर को अपना रहे हैं, पहनने से लेकर के और खाने पीने तक और बोलने तक भी। क्योंकि आप ज़्यादातर देखेंगे कि लोग इंग्लिश में बात करते हैं, हिंदी भाषा को लुप्ति होने के कगार पे पहुंचा दी है। और दूसरा संस्कृत भाषा जो हमारे देव भाषा है, उन्हें तो शायद ही लोग जानते हैं। जहां अगर 100 लोग हैं तो उसमें से 10 लोग जानते हैं संस्कृत भाषा। मुझे खुद नहीं आता संस्कृत भाषा, तो फिर भी मैं हिंदी बोलता हूँ। तो ये और दूसरा दोस्तों है, दूसरा महत्वपूर्ण कारक है आवाजाही।
लोगों का एक जगह से दूसरी जगह आना जाना। जैसे कि हम कहीं पे भी जाते हैं तो अपने संस्कृति का कुछ न कुछ हिस्सा वहाँ पर लेके जाते हैं, चाहे वो बोलने में हो या बात करने में या रहन सहन या खाने पीने में, तो कुछ न कुछ हम वहाँ पर लेके जाते हैं। और जब हम वहाँ से आते हैं तो भी हम वहाँ का कुछ न कुछ अडॉप्ट करके लेके आते हैं। तो ये दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारक था। दोस्तों इसमें मैंने पहला यूनिट कवर कर दिया है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरे वीडियो को लाइक करना, ताकि मेरा सभी वीडियो आप तक पहुँचे। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।